हे गाइस, वेलकम बैक टू प्रेप ह्यूमैनिटीज़। होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। आज के इस वीडियो सेशन में हम बीए थर्ड सेम पॉलिटिकल साइंस मेजर माइनर का जो है यूनिट सेकंड स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसका पहला टॉपिक हम देखेंगे जिसका टाइटल है नेशनल पावर, मीनिंग एंड एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर। इससे पहले के लेक्चर वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हमारे टेलीग्राम चैनल की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इसके साथ साथ जो है जैसे ही हमारे 2000 सब्सक्राइबर्स जो है क्रॉस हो जाएंगे, हम जो है लाइव आएंगे। पहला लाइव होगा हमारी चैनल पे और उसके अंदर हम जो है आपके क्वेश्चंस लेंगे, जो भी आपके डाउट्स वगैरह होंगे या फिर हमारे रिलेटेड मेरे रिलेटेड कुछ भी जानना होगा या चैनल के बारे में कुछ भी जानना होगा, तो सब कुछ जो है सारे के सारे आंसर्स आपको वहीं पर मैं प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए बिना किसी देरी के आज का ये वीडियो सेशन जो है उससे पहले हम स्टार्ट कर देते हैं। पावर एक ऐसा कंसेप्ट है पॉलिटिकल साइंस का और इंटरनेशनल रिलेशंस का जो फंडामेंटल माना जाता है इन दोनों सब्जेक्ट्स के अंदर। और जैसे कि एक मनी जो है, पैसे जो है वो एक्ट करता है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इकोनॉमिक्स के अंदर, वैसे ही पावर भी जो है एक्ट करता है एज अ सेंट्रल करेंसी इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स या फिर इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर। इसका मीनिंग का क्या होता है, पावर का एग्जैक्ट मीनिंग या फिर एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है वो हम देखेंगे। पावर एक ऐसी एबिलिटी होती है, चाहे वो एक इंडिविजुअल के पास हो, एक ग्रुप ऑफ पीपल के पास हो या फिर स्टेट के पास हो। तो ये एक ऐसी एबिलिटी होती है जिसके थ्रू एक ग्रुप या एक इंडिविजुअल या फिर एक स्टेट जो है वो जो है इन्फ्लुएंस करता है बिहेवियर को, जो दूसरे होते हैं उनके बिहेवियर को। अगर एक इंडिविजुअल को हम पावरफुल इंडिविजुअल कहते हैं तो मतलब है वो इंडिविजुअल जो है उसके अंदर एक ऐसी एबिलिटी है, वो दूसरे इंडिविजुअल्स के बिहेवियर को जो है कंट्रोल करता है और उनको इन्फ्लुएंस करता है इन अ डिज़ायर्ड डायरेक्शन, जैसे वो चाहे उसी डायरेक्शन में जो है यूज़ करता है उनको। ऐसे ही अगर हम स्टेट लेवल पे देखें तो एक ऐसा एक्टर, स्टेट एक्टर जो इन्फ्लुएंस कर सकता है दूसरे स्टेट्स के बिहेवियर को इन अ डिज़ायर्ड डायरेक्शन, उसे हम जो है स्टेट का पावर कहेंगे। ऐसे ही जब हम कहते हैं कि नेशनल पावर, ये जो नेशनल पावर की टर्म है, जिनको पावर समझ में आ गया होगा, नेशनल लगा के जो है नेशनल पावर समझ के उनको जो है ये समझ में आ जाएगा कि ये नेशन का पावर होता है। इसके अंदर जो है इसकी डेफिनेशन जब हम देखते हैं नेशनल पावर किसे कहते हैं, ये कैपेसिटी होती है उसी स्टेट की, जो हमने पहले भी बात की, एक स्टेट की कैपेसिटी होती है ताकि वो इन्फ्लुएंस कर सके, या एक नेशन की कैपेसिटी होती है जो इन्फ्लुएंस कर सकता है उस कैपेसिटी या फिर जो है एबिलिटी की वजह से इन्फ्लुएंस करता है दूसरे स्टेट्स या दूसरे नेशंस के बिहेवियर्स को। इसके साथ साथ सिर्फ बिहेवियर ही नहीं कंट्रोल कर सकता है, जो भी इंटरनेशनल सिस्टम्स के अंदर मेजर इवेंट्स होते हैं, चाहे वॉर्स हो या कुछ भी, उन सब को कंट्रोल कर सकता है और अपने इंटरेस्ट्स में जो है ला सकता है। इन सिंपल, नेशनल पावर हम उस पावर को कहते हैं जो एबिलिटी होती है एक नेशन की या फिर जो है कैपेसिटी होती है एक नेशन की, ताकि वो अपने गोल्स और अपने ऑब्जेक्टिव्स को जो है सिक्योर कर सके अपने नेशनल इंटरेस्ट के अंदर इन रिलेशन विद अदर नेशंस, यानी कि बाकी नेशंस के रिलेशन में जो है एज़ कम्पेयर टू अदर नेशंस जो है वो जो है अपना नेशनल इंटरेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योर कर सके। एक स्कॉलर है मॉर्गन थ्यू, जिसको हम फादर ऑफ रियलिज्म भी कहते हैं, यानी कि रियलिस्ट अप्रोच ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस इन्होंने ही सबसे पहले दिया था। कौटिल्य वगैरह के बाद मॉडर्न टाइम्स में ये फादर माने जाते हैं रियलिज्म के। इनका ये कहना है कि पॉलिटिक्स जो है वो स्ट्रगल फॉर पावर है। ये कहते हैं कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स या फिर इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर जो है हमेशा स्ट्रगल ऑफ पावर चलता रहता है। और इनके हिसाब से जो है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है वो जो है इसी पावर वाले कंसेप्ट के जो है आसपास जो है घूमता रहता है, रिवॉल्व करता रहता है। और इनका ये भी मानना है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर जो है जो भी पॉलिटिक्स होती है वो जो है पावर को एक्वायर करने के लिए, पावर को मेंटेन करने के लिए और उसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए जो है और उसको एक्सटेंड करने के लिए भी जो है होती रहती है ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। हमारे पहले ही लेक्चर में मैंने इसका थोड़ा बहुत इंट्रो दे दिया था, आप चाहो तो वो लेक्चर देख सकते हो। ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा पहले लेक्चर की। नेशनल पावर जो है रैशनल कहलाता है, क्यों? क्योंकि ये एग्जिस्ट करता है बिटवीन
टू एक्टर्स या फिर दो से ज़्यादा एक्टर्स के दरमियान जो है ये एग्जिस्ट करता है। एक एक्टर होता है जो कंट्रोल और इन्फ्लुएंस करता है बाकी एक्टर्स को, उस एक्टर को जो है पावरफुल कहते हैं या फिर उस स्टेट या नेशन को पावरफुल कहते हैं। और नेशनल पावर डायनामिक भी है, विद द पैसेज ऑफ टाइम ये चेंज होता रहता है, और विद द पैसेज ऑफ रिसोर्सेज या फिर सिचुएशन के अकॉर्डिंग भी जो है जो नेशनल पावर है वो जो है चेंज होता रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल सीरिया की ही एग्ज़ाम्पल ले लो आप। रिसेंटली जो यूनाइटेड स्टेट्स ने जो है उसके सीरिया के अंदर जो है एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी, तो उसका जो है हेड था, उसको जो है टॉप जो है लिस्ट वांटेड लिस्ट में रखा था। अब वो सीरिया का प्रेसिडेंट बन चुका है। आज जो है उसी का जो प्रेसिडेंट है, सीरिया का प्रेसिडेंट, वही जो टॉप टेररिस्ट था, आज जो है ट्रंप के साथ मीटिंग्स वगैरह करता रहता है। सो ऐसे आप देख सकते हो कैसे इंटरनेशनल लेवल पे जो है नेशनल पावर्स में कैसे कैसे चेंजेस आ सकते हैं। नेशनल पावर को एक्सरसाइज करने के बहुत सारे तरीके हैं। सो 3 मेन तरीके हैं। एक है कोर्शन, कोर्शन मतलब फोर्स के थ्रू। दूसरा है इन्फ्लुएंस करना थ्रू डिप्लोमेसी वगैरह। इसके अंदर जो है परसुएशन होता है, डिप्लोमेसी होता है या प्रोपागेंडा वगैरह चलाना होता है। और तीसरा है अथॉरिटी, यानी कि लेजिटिमेट कमांड जब होती है किसी कंट्री की दूसरी कंट्री के ऊपर, या फिर जो है वॉलंटरीली एक्सेप्टेड, यानी कि कोई कंट्री जो है दूसरी कंट्री की अथॉरिटी जो है ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट कर लेती है। इसके पीछे भी जो है बहुत सारे कारण हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक डिपेंडेंसी एक्स्ट्रा, ये सब कुछ जो है इकोनॉमिक डिपेंडेंसी वगैरह ये सब आपको जो है 5th सेमेस्टर में पढ़ना है। नेशनल पावर कैसे एक्सरसाइज किया जाता है ये सब जानने के बाद आपको पता लग गया होगा नेशनल पावर का जो कॉन्सेप्ट है मल्टी डायमेंशनल है, वन डायमेंशनल नहीं है। आप लोगों ने सुना होगा कि एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स इंडिविजुअल एब्सोल्यूटली। सो नेशनल पावर कभी भी एब्सोल्यूट नहीं होता है, यानी कि फुल अथॉरिटी नहीं होती है नेशन के पास। इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर बहुत सारे नेशंस हैं जो टक्कर में आते रहते हैं। सो ये डिपेंड करता है, जो भी डायनामिक कॉम्बिनेशन है, टेंजिबल या फिर जो है इनटेंजिबल फैक्टर्स है, वही जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि एक नेशन कैसे अपने नेशनल पावर को एक्सरसाइज करेगा। और इन सिंपल टर्म्स में ये बताना चाहूँगा आपको, नेशनल पावर जो है उसके एलिमेंट्स को हम जो है 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक है टेंजिबल कैटेगरी, दूसरा है इनटेंजिबल कैटेगरी। यानी कि टेंजिबल फैक्टर्स के अंदर क्या देखने को मिलता है, वो फैक्टर्स जो क्वांटिफाइबल है, जिनको हम गिन विन सकते हैं। और इनटेंजिबल फैक्टर्स है जिनमें हम जो है क्वालिटी देखते हैं, यानी कि क्वालिटेटिव फैक्टर्स होते हैं ये, इनको गिना नहीं जा सकता या तोला नहीं जा सकता है। अगर थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया है तो मैं जो है एक्सप्लेन करता हूँ आपको डिटेल में कि क्या है ये टेंजिबल फैक्टर्स और इनटेंजिबल फैक्टर्स या एलिमेंट्स जो है वो क्या है नेशनल पावर के। इससे आपको जो है अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। फर्स्ट कैटेगरी ऑफ एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर जब हम देखते हैं उसके अंदर हमें देखने को मिलता है सबसे पहला पॉपुलेशन। सो पॉपुलेशन एक ऐसा एलिमेंट है नेशनल पावर का जो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है एक कंट्री की नेशनल पावर के अंदर। सो पॉपुलेशन या जितना ज़्यादा जो है लार्ज पॉपुलेशन होगा एक कंट्री के पास, उतना ज़्यादा मैन पावर अवेलेबल होगा उस कंट्री के पास, चाहे वो मिलिट्रीली या फिर इकोनॉमिकली या फिर गवर्नेंस के अंदर जो है इनको बहुत ज़्यादा लेवरेज हासिल होता है इन कंट्रीज़ को। हाउएवर अगर हम देखें जो क्वालिटी जो है वो मैटर करती है मोर देन क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें जो 19th सेंचुरी के अंदर चाइना को हम देखते हैं तो वहाँ पर ह्यूज पॉपुलेशन हमें देखने को मिलती है, लेकिन इसके साथ साथ ह्यूज पॉपुलेशन होने के बावजूद जो है वो जो है वीकर और स्मॉलर होता है ब्रिटेन के सामने। अगर हम देखें, अगर हम दूसरी तरफ इसराइल की तरफ देखें, वो जो है स्मॉल पॉपुलेशन है लेकिन उन्होंने प्रूव किया है कि मिलिट्रीली वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि उनके जो सिटीजन्स है वो जो है यूनाइटेड है, कोहेसिव है, और इसके साथ साथ जो है वेल ट्रेनड है। सो जिस हिसाब से एक कंट्री अपने पॉपुलेशन को संभालती है वो वैसे ही जो है कंट्रीब्यूट करता है उस कंट्री के नेशनल पावर के अंदर। सेकंड क्वांटिटेटिव एलिमेंट जो हम देखते हैं नेशनल पावर का वो है टेरिटरी एंड जियोग्राफी। दोनों टेरिटरी और जियोग्राफी जो है क्वांटिटेबल होती है, दैट्स वाई इसको जो है क्वांटिटेटिव एलिमेंट्स के अंदर जो है टेंजिबल एलिमेंट्स के अंदर जो है गिना जाता है। जैसे कि अगर हम देखें साइज़, लोकेशन, क्लाइमेट या टोपोग्राफी जो होती है,
एक नेशन की वो जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है रोल अदा करती है उस नेशन के लिए। जितना ज़्यादा लार्ज साइज़ड कंट्री होगी जैसे कि यूएसए, रशिया, इंडिया, वो जो है उतना ज़्यादा जो है एंजॉय करती है एग्रीकल्चरल या फिर स्ट्रेटजिक एडवांटेजेस को। लेकिन कभी ना कभी जो है यही बहुत ज़्यादा जो जियोग्राफी एक कंट्री के पास होती है वो जो है लाइबिलिटी बन जाता है उस कंट्री के ऊपर। लाइबिलिटी मतलब जो बोझ हम कहते हैं या फिर जो है जिम्मेदारी जिसे हम कहते हैं उसे हम लाइबिलिटी कहते हैं। सो ये लाइबिलिटी बन जाता है कुछ कंट्रीज़ के ऊपर। फॉर एग्जांपल कनाडा का जो है फ्रोज़न नॉर्थ जोन जो है उसका वो जो है कनाडा के ऊपर लाइबिलिटी है, क्योंकि वो जो है कोई भी प्रोडक्ट वगैरह या फिर कोई भी फ़ायदा नहीं देता है कनाडा को। और जैसे कि ब्राज़ील के अंदर भी हमें डेंस जो है जंगल्स देखने को मिलते हैं, फॉरेस्ट्स देखने को मिलते हैं, लेकिन वो भी जो है ज़्यादा जो है काम के नहीं है ब्राज़ील के लिए। और अगर हम देखें स्ट्रैटेजिक लोकेशन जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है जो इन्हेंस करता है पावर को। फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रिटेन का जो है इंसुलर पोजीशन जो हमें देखने को मिलता है वो जो है इम्पॉर्टेंट बन जाता है उनके लिए। और इंडिया के लिए जो है जो पोजीशन है इंडियन ओशियन के अंदर वो जो है स्ट्रेटेजिक पोजीशन बन जाती है ग्लोबल वर्ल्ड और ग्लोबल जो है इंटरनेशनल अरीना के अंदर हमारे लिए जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोजीशन बन जाती है और हमें भी बहुत ज़्यादा लेवरेज देती है पूरे के पूरे इंडियन ओशियन के अंदर। थर्ड टेंजिबल एलिमेंट इज़ मिलिट्री स्ट्रेंथ। जितनी ज़्यादा जो है मिलिटरीली जो है एक कंट्री स्ट्रांग होगी उतना ज़्यादा उसका नेशनल पावर बढ़ जाता है। अगर हम ट्रेडिशनली देखें कि जो मिलिट्री है ये जो है पावर की बैकबोन रही है मेडिवल हिस्ट्री के अंदर और जो है एंशंट एरा के अंदर। इसके साथ साथ जो है जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है वो कुछ इस तरह से जो है मेजर की जाती है इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंडिचर। मिलिट्री एक्सपेंडिचर कितना है, कितने ज़्यादा मिसाइल्स है, कितने ज़्यादा जेट्स है, कितने ज़्यादा एयरक्राफ्ट्स वगैरह है, कितनी ज़्यादा मिलिट्री टेक्नोलॉजी है एक कंट्री के पास। और इसके साथ साथ ऑपरेशनल कैपेसिटी कितनी है लैंड के ऊपर, सी के अंदर और एयर के अंदर, यानी कि तीनों के तीनों आर्मड फोर्सेस जो लैंड के ऊपर जो है होती है, उसके साथ साथ नेवी और जो है एयरफोर्स वगैरह वो सब कितना स्ट्रॉन्ग है एक कंट्री का। जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उतना ज़्यादा जो है पावर बढ़ जाता है एक कंट्री का, नेशनल पावर बढ़ जाता है, उतना ज़्यादा वो एक्सरसाइज कर सकता है अपना कंट्रोल इंटरनेशनल अरीना के अंदर। लेकिन इसके अंदर जो है इफ़ेक्टिवनेस भी जो है बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है इंटेंजिबल फैक्टर्स के ऊपर। फॉर एग्जांपल लीडरशिप हो गया, मोरल हो गया या फिर ट्रेनिंग वगैरह, ये सब जो है हम पढ़ेंगे इंटेंजिबल फैक्टर्स या इंटेंजिबल एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर के भी अंदर। जो अदर टेंजिबल एलिमेंट्स या क्वांटिटेटिव एलिमेंट्स है नेशनल पावर के वो है नेचुरल रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चरल कैपेसिटी। सो ये दोनों चीज़ें भी जो है कंट्रीब्यूट करती है एक कंट्री के नेशनल पावर के अंदर। नाउ लेट्स सी द इंटेंजिबल एलिमेंट्स जिनको हम क्वालिटेटिव टूल्स या फिर क्वालिटेटिव एलिमेंट्स भी कहते हैं नेशनल पावर के, जिनके थ्रू जो है नेशनल पावर और ज़्यादा इंक्रीज़ होता है एक कंट्री का। सबसे पहली चीज़ है लीडरशिप क्वालिटीज़। सो जितना ज़्यादा अच्छी लीडरशिप होगी एक लीडर के अंदर, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो या फिर प्रेसिडेंट हो किसी कंट्री का, सो उतना ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग वो उभर कर आता है और वो कंट्री भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उभर कर आती है इंटरनेशनल अरीना के अंदर। अगर हम देखें जो स्ट्रॉन्ग लीडर्स है वो इंस्पायर करते हैं नेशंस को और मोबिलाइज करते हैं बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज को। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें वर्ल्ड वार सेकंड जब हमें देखने को मिला तब जो है नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के। सो उनकी लीडरशिप क्वालिटी कुछ ऐसे थी, उन्होंने उस वक्त जो है नॉन अलाइनमेंट चुना ताकि वो दोनों जो बाइपोलर वर्ल्ड था उस वक्त, दोनों यूएसए एंड यूएसएसआर दोनों को जो है बैलेंस आउट कर सके और अपना जो है खुद की आइडेंटिटी इंडिपेंडेंटली जो है राइज हो सके पूरे इंटरनेशनल अरीना के अंदर। दूसरा जो क्वालिटेटिव एलिमेंट हमें देखने को मिलता है नेशनल पावर का, जिससे नेशनल पावर और ज़्यादा इंक्रीज़ होता है, वो है ब्यूरोक्रेटिक एंड ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी। सो जितनी ज़्यादा एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी होगी और जितनी जो है ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी हमें देखने को मिलती है एक कंट्री के अंदर, तो उतना ज़्यादा वो कैपेबल बन जाता है इंटरनेशनल अरीना के अंदर ताकि वो इन्फ्लुएंस कर सके बाकी कंट्रीज़ को भी। सो एक
कैपेबल एडमिनिस्ट्रेशन जो होती है, जब एक एडमिनिस्ट्रेशन या फिर ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर जो है बहुत ज़्यादा कैपेबल होता है, तो वो जो है उसके अंदर हमें देखने को मिलती है एक इफ़ेक्टिव ब्यूरोक्रेसी, और उसके अंदर इफ़ेक्टिव यूज़ ऑफ रिसोर्सेज होता है। पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन भी जो है बहुत अच्छे से होता है, जिससे जो है कंट्री और ज़्यादा पावरफुल और ज़्यादा जो है आगे बढ़ती है। थर्ड क्वालिटेटिव एलिमेंट ऑफ नेशनल पावर इज़ टाइप ऑफ गवर्नमेंट। जिस तरह की गवर्नमेंट जो है हमें देखने को मिलती है कंट्री के अंदर, वो जो है डिटरमाइन करती है कि नेशनल पावर इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा। सो डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी, एडेप्टेबिलिटी और लेजिटिमेसी जो है प्रोवाइड करता है एक कंट्री को। इससे क्या होता है जो है बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं नेशनल पावर इंक्रीज़ होने के, और अथॉरिटेरियन रिजीम्स जो है वो जो है और ज़्यादा जो है फास्टर एक्ट कर सकती है, लेकिन उनके अंदर जो है इंस्टेबिलिटी हमें देखने को मिल सकती है लॉन्ग रन के अंदर। यानी कि जो है अथॉरिटेरियन रिजीम्स जहाँ पर हमें देखने को मिलती है ना, वहाँ पर जो है नेशनल पावर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हैं वो तानाशाही के थ्रू। लेकिन वो जो है लॉन्ग रन में उनके लिए जो है अच्छा नहीं रहता है। और अगर हम डेमोक्रेटिक सिस्टम देखें, वहाँ पर जो है लोगों की विल भी शामिल होती है, वहाँ पर स्टेबिलिटी के बारे में सोचा जाता है, अडेप्टेबिलिटी और लेजिटिमेसी के बारे में भी सोचा जाता है। ये जो है लॉन्ग रन में जो है काम आती है एक कंट्री के लिए। एक कंट्री के अंदर किस टाइप की गवर्नमेंट है, वो जो है डिक्टेटरशिप है या डेमोक्रेसी है, ये भी जो है डिटरमाइन करता है नेशनल पावर को किसी एक कंट्री के। फोर्थ इंटेंजिबल एलिमेंट ऑफ नेशनल पावर इज़ सोसाइटल कोहेशन। सोसाइटल कोहेशन का मतलब होता है जब हमें यूनिटी देखने को मिलती है एक कंट्री के सोसाइटीज़ के अंदर, सारी की सारी, अगर वो डाइवर्स सोसाइटीज़ हमें देखने को मिलती है तो उसके अंदर भी यूनिटी होनी चाहिए। इंटरनल यूनिटी जितना ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग होगा एक कंट्री, उतनी ज़्यादा जो है नेशनल पावर बढ़ जाएगी। सिविल वार, टेररिज्म या फिर सोसाइटल डिविजन्स जो होते हैं एक कंट्री के अंदर, वो नेशनल पावर को रिड्यूस करते हैं। फॉर एग्जांपल सीरिया के अंदर जैसे कि हो रहा है, या फिर जो है अफ़गानिस्तान में जैसे हुआ, उसने जो है बहुत ज़्यादा जो है रिड्यूस कर दिया उनके नेशनल पावर को। इसके साथ साथ नेशनल मोरल एक और जो है इम्पॉर्टेंट एलिमेंट बन जाता है नेशनल पावर का। अगर हम देखें, जितना ज़्यादा कलेक्टिव स्पिरिट होगा और कॉन्फिडेंस होगा लोगों के अंदर, इंक्लूडिंग सोल्जर्स और सिविलियंस, उतना ज़्यादा जो है नेशनल पावर ज़्यादा बढ़ेगा। इसके लिए नेशनल इंटीग्रिटी भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना ज़्यादा हाई मॉरल होगा उतना ज़्यादा जो है कंपनसेट करेगा मटेरियल वीकनेस को। फॉर एग्ज़ाम्पल वियतनाम की रेजिस्टेंस अगेंस्ट यूएसए हमें जो देखने को मिली, वो जो है एक बेहतरीन एग्जांपल है। उनके पास मटेरियल्स बहुत ज़्यादा कम थे, लेकिन उनके पास जो है हाई मोरल था, बहुत ज़्यादा पैट्रियोटिज़म था, और यूएस के अगेंस्ट जो है वो लड़ते रहे और उनके जो है सामने झुके नहीं वो। इन द एंड ऑफ द डे जब हम देखते हैं एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर, जो इंटेंजिबल और टेंजिबल एलिमेंट्स है, दोनों के दोनों जो है इम्पॉर्टेंट है। हालांकि जो टेंजिबल एलिमेंट्स है यानी कि क्वांटिटेटिव एलिमेंट्स, जैसे कि हमने देखा था, वो जो है बेकार हो जाती है अगर हमारे पास जो है इंटेंजिबल एलिमेंट्स वीक होंगे। तो जैसे कि लीडरशिप वगैरह के बारे में हमने बताया, अगर वही जो चीज़ें जो है वीक होंगी तो जो टेंजिबल एलिमेंट्स है वो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय होंगी और नेशनल पावर भी ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। आज के इस सेशन में इतना ही, और इसी के साथ हमारा पहला टॉपिक जो है क्लियर हो जाता है दूसरे यूनिट का। उम्मीद है आपको हमारा ये सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, एंड वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।